हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं जेई मेन 2020 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस। उनमें से पहला क्वेश्चन है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड का। क्या बोल रहे हैं? चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम is moving with velocity 2i plus 3j plus 4k मीटर पर सेकेंड। चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और वेलोसिटी दी हुई है मीटर पर सेकेंड में, वेक्टर फॉर्म में। If an external magnetic field of 5i plus 3j minus 6k times 10 to the power minus 3 Tesla exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is F vector equals into 10 to the power minus 9 Newton, the vector F is। तो याद क्या आना चाहिए कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उस पर लगने वाला फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? वो होता है एफ वेक्टर इक्वल्स टू वो चार्ज, यहां पर उसको प्लस माइनस साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करना, इनटू वी क्रॉस बी, ये वेक्टर फॉर्म। अब याद रखें कि ये ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है। यदि वो वी क्रॉस बी है तो हमेशा याद रखो वी क्रॉस बी, ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये हम सॉल्व करेंगे और उसे एफ के साथ इक्वेट करेंगे, हमको वेक्टर एफ मिल जाएगा। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, वी क्रॉस बी को, वी क्रॉस बी। और वी क्रॉस बी को आपको इस तरह से लिखना होता है, ये आपने वेक्टर्स में किया हुआ है, आई जे के, ये फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उसको लिख लेंगे, ठीक है। और पहले वेक्टर कौन सा आ रहा है? पहले वेक्टर है वी, तो इसे देखेंगे और आई जे के कोफिशिएंट्स को सेकेंड रो में लिख देंगे, 2 3 एंड 4, ठीक है। और दूसरा वाला जो वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट्स, आई जे और के कोएफिशिएंट्स 5 3 और 5 3 और -6। और ये जो है 10 टू दी पावर -3, इसको भी नहीं भूलना है, इसको इस डिटर्मिनेंट के बाहर लिख देना चाहिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसमें q का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसे f के साथ इक्वेट करेंगे बाद में। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लेते हैं आई कैप और फिर क्या करते हैं, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कितना आएगा? -18, फिर ये माइनस साइन, फिर 4 तिया 12, ठीक है। ये माइनस साइन, 4 3 12, ऐसा करेंगे। ये आई कैप, फिर जे कैप लेंगे, तो जे कैप वाला ये कॉलम, ये रो छोड़ देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ध्यान देंगे, इसका इसमें करना है ना। 4 इंटू 5 20, फिर माइनस साइन, फिर इसका इसमें करेंगे, ये आएगा -12, ये +12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर के लेंगे, ये मेरा तरीका है करने का, ये 10th में भी आपने किया हुआ है, पर मैं इस तरह करता हूं कि जब आई ले रहे होते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जे लेंगे तो पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है। अब के लेंगे तो 3 2 6, फिर -15, इस तरह का एक वेक्टर बनेगा। और ये भूलना नहीं है कि इस पूरे के बाहर क्या लिखा हुआ है, 10 टू दी पावर -3, ये भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो ये 18 और 12, ये कितने हो जाएंगे? 30, तो -30 आई कैप, 12 और 20 32, यानी 32 जे कैप, ठीक है। और 6 में से 15 जाएंगे, यानी कितना बचेगा? -9, ठीक है। 9 और 6 15 होते हैं, -9 के कैप, और इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन 10 टू दी पावर -3 का। ये आया वी क्रॉस बी। क्यू कितना दे रखा है? क्यू भी ले लेते हैं। क्यू कितना है? 10 टू दी पावर -3, ये ले लिया क्योंकि ये तो स्केलर है, साइन के साथ में उसको पुट कर लिया था हमने। Q1 माइक्रोकूलम है तो -6 होगा, सॉरी, Q इज दिस 1 माइक्रोकूलम, -6, फिर वो 10 टू दी पावर -3, और वो पूरा वेक्टर यहां पर -30i प्लस 32j -9k, ठीक है, ठीक है ना। अब ये, और इसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ, f वेक्टर टाइम्स क्या दिया है? 10 टू दी पावर -9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, देखो, तो हमको हमारा आंसर मिल गया।
ये है इसका आंसर, -30 + 32 -9 एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो गलती कहाँ कहाँ पर हमसे हो सकती है? गलती इसे नहीं लेने से हो सकती है, या जैसे मैं कर रहा था यहाँ अभी, यहाँ ध्यान नहीं गया मेरा, मुझे लगा यही चार्ज है, ये गलती हो सकती है। फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इसमें ऑर्डर का ध्यान दो। आई जे के के बाद पहले किसके कोएफिशिएंट लिखते हैं? जो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले आता है, फिर बी के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, है ना? तो प्रैक्टिस से आसानी से सॉल्व ये हो जाता है, ठीक है? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in SI units at the center of a hexagonal shaped coil of side 10 centimeter, 50 turns and carrying current I in ampere in units of mu naught I upon pi s। तो इसमें यूज करना पड़ेगा हमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला, वो आपको मालूम होगा। मान लो कि ये एक कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, और ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो I। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन यदि पूछेंगे तो आप जानते हो उसको आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लोगे। इस तरह होल्ड करोगे राइट हैंड से इस कंडक्टर को, फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ट्स, तो क्रॉस साइन लगा दोगे तो डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलती है। फिर क्या करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इस वायर के दोनों एंड से ज्वाइन कर देते हैं और ये एंगल्स मालूम करते हैं कि कितने हैं। मान लो ये है अल्फा और बीटा, तब यहाँ फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो एसआई में यदि लिखेंगे तो वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, फिर करंट अपॉन इस वायर से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और फिर यहां आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमको अब यूज करना पड़ेगा यहाँ। अब सवाल पर आते हैं, क्या दिया हुआ है हमको? एक हेक्सागोन दिया हुआ है, हेक्सागोनल शेप की कॉइल है। हेक्सागोन मतलब 6 साइडेड फिगर, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो रेगुलर यदि ये हेक्सागोन है तो आप जानते हैं कि ये हर एंगल जो इंटीरियर एंगल होगा वो 120 का होगा, और 6 यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है ना, ऐसा आप जानते हो। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो आई, इस तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसा ही एंटी क्लॉकवाइज। तो फील कैसी होगी सेंटर पर यदि पूछेंगे, एक किसी से कैसी होगी या पूरे कॉइल से कैसी होगी, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि दाहिने हाथ को ऐसा अधूरा खुला रखना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में रख दो फिंगर्स को, तो थंब विल शो द फील्ड। तो एक बात जो ऑब्जर्वेशन से ही आप जानते हैं कि हर वायर ने जितनी यहाँ फील्ड प्रोड्यूस की वो होगी कैसी, बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर, यानी डॉट की फील्ड होगी। और हर वायर इसी तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेगा डॉट की, एडिटिव होगी तो नेट फील्ड डॉट की होगी। और सिमेट्री ये कहती है कि एक से हम निकाल लें और उसको 6 टाइम्स कर देंगे तो हमको टोटल फील्ड मिल जाएगी, है ना। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। अब मान लो मैं इस वायर से निकाल रहा हूं यहां पर फील्ड, ठीक है। अब इसमें करंट है इस तरह का, है ना, ये करंट है कितना आई। अब इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। बहुत सारी ज्योमेट्री लग रही है, जिन बच्चों को ये सब याद होगा उनका तो मजा आ जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला याद आना चाहिए। फिर ये देख रहे हैं आप, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये उसका ऑल्टीट्यूड है, और ऑल्टीट्यूड कितना होगा, यदि साइड ए है तो या a/2, ये a, तो ये कितना होगा a² माइनस a²/4 यानी 3a²/4 यानी a√3/2। ये एक तो याद आ जाना चाहिए। अब यहाँ साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, उससे हम बाद में निपटेंगे। हम मान लेते हैं साइड है इसकी a, तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस a√3/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक इस सेगमेंट ने, एक साइड ने कितनी फील्ड प्रोड्यूस की, तो वो होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई। करंट कितना है वो है आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की है वो है, ये निकाली हमने a√3/2, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो गया। और यहाँ क्या आएगा, तो फिर से वही सिमेट्री की बात करें, ये एंगल कितने होंगे सब, ये एंगल 60 के होंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो 30-30 के एंगल्स बनेंगे दोनों, यानी यहाँ आएगा 2 sin 30, 2
sin 30, और sin 30 मतलब हाफ। ये एक ने प्रोड्यूस की हुई फील्ड है और सभी फील्ड्स कैसी हैं, एडिटिव। तो इसका कर देंगे 6 टाइम्स। क्या आपको समझ में आया होगा? अब ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया है, बचता सिर्फ ये इतना है। ये 6 दूनी 12 हो गए 12, फिर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए रूट 3, ये होगी नेट फील्ड। अब क्योंकि डायरेक्शन जैसी यहाँ कुछ पूछा ही नहीं है डायरेक्शन आपसे, तो कुछ भी हो सकती है। इस तरह का होगा करंट एंटी क्लॉक, तो फील्ड होगी आउटवर्ड। क्लॉकवाइज होने पर क्रॉस की फील्ड होगी, तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। ये मैग्नीट्यूड है, और इसको इक्वेट कर दो इसके साथ में। किसके साथ? म्यू नॉट आई बाई पाई के साथ। यही बोला है ना, यही कहा हुआ है आपसे। क्या बोला हुआ है? इन यूनिट्स ऑफ दिस, मतलब इसको यूनिट बना लेना है। म्यू नॉट आई बाय पाई को इसको यूनिट बना लेना है, बाकी जो कुछ बचेगा वही आंसर होगा। म्यू नॉट आई अपॉन पाई, और फिर बच क्या क्या रहा है, ये 4 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू अभी हमको रखनी है ना। तो ये 3, ठीक है, 3 अपॉन ए रूट 3। ए कितना है? ए है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 टू दी पावर -1 सेंटीमीटर में, मीटर में करेंगे। और वो टर्न्स भी भूलना नहीं है, इंटू 50 भी करना है। अभी बहुत सारा काम है अभी बाकी, है ना। इसमें इंटू 50 भी करना है, क्योंकि ये तो हमने एक टर्न के लिए बात की थी। 50 का भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 यानी -1, है ना, मतलब ही 1/10। तो 1/10 इसको कितना बना देगा, इंटू 10 कर दो तो ये 500 हो गया है। ठीक है, ये 500 हो गया है। इतना इतना ही सॉल्व करना है अभी, और बचा है यहाँ पर और अभी √3, है ना। तो 500 हो गया ये, और इसको √3 टाइम्स √3 कर देंगे तो एक √3 कैंसिल होकर 500 √3 मस्ट बी आवर आंसर। तो बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। है तो आसान, पर बहुत सारा नॉलेज उसमें लग रहा है। सवाल तो आसान है, पर आपको ज्योमेट्री भी आनी चाहिए, वो फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए, और इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए कि क्या बोल क्या रहा है। इन यूनिट्स में मतलब इसको लाइक यूनिट बना लिया उसने, कि इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, इन अदर वर्ड्स ये बोल सकते हैं। तो ये 500 √3 आंसर हो गया। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे। A beam of protons with speed 5 into 10 to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle of 60 degree to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of protons is close to. Mass of proton दे रखा है और चार्ज भी दे रखा है प्रोटॉन का। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें एक केस आपने पढ़ा हुआ है, जैसे ये है मान लो z एक्सिस, और z एक्सिस के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्ट कर रही है। ये है सपोज y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करता। फोर्स हम फाइंड कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से। इसी को अभी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, ये स्केलर फॉर्म में, QEB sin थीटा। तो यदि फील्ड की डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, तो क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। ऑपोजिट टू फील्ड होगी, 180 हो जाएगा, नो फोर्स विल एक्ट, द पार्टिकल विल एग्जीक्यूट या परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर यदि प्रोजेक्ट करेंगे फील्ड से परपेंडिकुलर, तब फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 है, साइन 91 हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स विल एक्ट, और पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर इस क्वेश्चन में यह है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला की, और उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किस एंगल पर, 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं उसको। ये हो गई वो वेलोसिटी, किस एंगल पर, मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, मान लो ये है थीटा। तो इस वेलोसिटी के हम करते हैं कंपोनेंट्स, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा
वो कितना होगा v cos थीटा, और दूसरा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इधर, वो होगा v sin थीटा। अब इस वेलोसिटी को हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। v cos थीटा ये फील्ड से पैरेलल है, तो ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी स्ट्रेट लाइन पाथ पर उस पार्टिकल को मूव करेगी। है वो चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन है, और ये वेलोसिटी जिम्मेदार होगी उसे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कराने में। कुल मिला के वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर भी रोटेट होगा, साथ में आगे भी बढ़ता जाएगा। 3D का ये एकमात्र एग्जाम्पल है जो आप पढ़ते हैं। वो जो पार्टिकल है उसका पाथ इस तरह का होगा, इसी को कहते हैं हेलिक्स या हेलिकल पाथ। क्या हो रहा है, वो सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है एक्स वाई प्लेन में, और जेड के अलोंग मूव भी कर रहा है आगे। तब पिच किसको कहते हैं, तो पिच ये होता है एक टाइम पीरियड के बराबर समय में वो पार्टिकल जितना आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदार ये वाली वेलोसिटी है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं। टाइम पीरियड आपने पढ़ा हुआ है 2πm/qb, ये होता है टाइम पीरियड। तो पिच कितना लिखेंगे हम, पिच वो हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी v cos थीटा, और ये टाइम पीरियड 2πm/qb। तो ये पिच का फॉर्मूला होता है। हमको बताना क्या है, द पिच ऑफ द रिजल्टिंग हेलिकल पाथ, मतलब इधर सब वैल्यूज ही सब्सटीट्यूट करनी है। तो क्या क्या हमको गिवन है, वेलोसिटी दी है क्या, 4 × 10⁵, फिर cos थीटा, थीटा है कितना है, थीटा 60, cos 60 इज हाफ, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ 2π, फिर मास, मास दे रखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, फिर चार्ज दे रखा है 1.69 इंटू 10⁻⁻19, और फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.3 टेस्ला की। ये सब एसआई यूनिट्स में हमने सब्सटीट्यूट किया है। और पिच मतलब होता है लेंथ, ये डिस्टेंस जो कवर हुई है, यानी आंसर आएगा मीटर में। अब इसको आप सॉल्व करना, आंसर मीटर में आएगा, और यहाँ वो सेंटीमीटर में बताया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेशन भी आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 2π लिखा हुआ है, ये 2π है, 1.69 है, इसको भी कैंसिल आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा 4π/3, बाकी सब 10 की पावर्स हैं। कुल मिला के इसको यदि आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 4 सेंटीमीटर। मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया हुआ है, आप उसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके भी ये आंसर हासिल कर सकते हैं। आंसर इज 4 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि यदि ऐसी कोई करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, नंबर ऑफ टर्न्स है N, एरिया है A, तो क्योंकि ये करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी, तो इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नीट्यूड में कितना होगा, तो वो होगा NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। और ये किसी भी शेप की करंट कैरिंग कॉइल के लिए यूज होता है, भले ही वो स्क्वायर शेप की हो या रेक्टेंगल। NIA इज द मैग्नेटिक मोमेंट। यूनिट इसका क्या होगा, तो करंट इनटू एरिया, मतलब एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन के लिए दाहिने हाथ की हथेली को इस तरह खुला रखना चाहिए, अधूरा खुला हुआ, हाफ ओपन राइट हैंड पाम। कीप द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे यहां दिख रहा है आपको एंटी क्लॉक है करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसके प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो यहां दिखाएंगे हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट, इस तरह से डॉट साइन से उसको दिखाएंगे, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। वही यदि ये क्लॉकवाइज होता करंट, तो दाहिने हाथ को यूं रखते तो यहाँ क्रॉस साइन आता। तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें, अ करंट कैरिंग वायर इज बेंट, यहाँ वायर कर लेना आप, अ करंट कैरिंग वायर इज बेंट इन द शेप ABCDEFA, ABCDEFA, ये पूरा एक वायर है, और आप देख रहे हैं इसको मोड़ दिया है, दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? वेयर रेक्टेंगल ए बी सी डी ए, ये रेक्टेंगल ए बी सी डी ए और दूसरा रेक्टेंगल ए डी ई एफ ए, ऐसे दो रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिख भी रहा है आपको, ये वाला जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी ए, ये किस में है? ये एक्स वाई प्लेन में है। और ये वाला जो है ई एफ ए डी ई, ये है एक्स जेड प्लेन में, तो आपस में वो परपेंडिकुलर है। इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑफ लेंथ्स ए एंड बी, यह है ए, यह है बी, ठीक है, ये भी ए होना चाहिए, यहाँ नहीं लिखा है पर ये भी ए है, ये ए और ये बी। देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ए बी सी डी ई एफ ए इज, तो हमको इस, ये जो स्ट्रक्चर बन गया है उस वायर से, जो फ्रेम जैसा कुछ बन गया है दो रेक्टेंगल्स वाला, है ना, जैसे किताब खुली हुई है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बन गया है उसका हमको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, करना ये होता है ऐसे सवाल में कि आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ए और डी को। और क्या करना है कि ये करंट आप देख रहे हैं इस तरह बह रहा है, ऐसे बहेगा, है ना, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी यदि सिर्फ इधर ही बहाएंगे तो उसके बदले इस डायरेक्शन में भी करंट को बहा देते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा वो करंट। तो ऐसा करंट मान लेने से फायदा ये हुआ कि ये जो कॉइल है ये कंप्लीट हो गई, ये नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोल रहे थे, जो एक्स वाई प्लेन में है वो कॉइल, उसमें करंट हो गया इस तरह का, ऐसा हो जाएगा करंट। तो ऑब्वियसली जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, तो आप सोच कर ही देखना सिर्फ, है ना, कैसा करंट है वो एंटी क्लॉक, तो बाहर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। और ये कॉइल भी कंप्लीट हो गई, आप देख रहे हैं ये वाली वर्टिकल वाली, ऐसा बह रहा है करंट, तो इसमें आ जाएगा वो वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे आपको विचार करना पड़ेगा, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि ये थी वो कॉइल, ऐसी थी वो कॉइल। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, वहां इतना टाइम नहीं होता है इतने सुंदर चित्र बनाने का, पर सोच सकते हैं आप, मन ही मन में सोचना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसी होगी करंट की, तो सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ऐसे हथेली से सोचना, तो वो ऐसी मिलेगी आपको, ठीक है। 3D में बनाए तो ऐसा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस कॉइल, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग दोनों को फाइंड करना पड़ेगा, m1 प्लस m2 ऐसा कहना पड़ेगा। इसको बोल दिया हमने 1, इसको बोल दिया है 2, और वेक्टर फॉर्म में इनको लिखना पड़ेगा। तो m1 कितना होगा, तो इसका एरिया निकालें, एरिया कितना है इसका, ए बी, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, तो n तो 1 हो गया। करंट कितना है, I है, तो बस करंट ले लिया हमने I, और एरिया ले लिया ए बी। और डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी हमने तय की, कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन, ऊपर, ऊपर मतलब z की डायरेक्शन में, और z की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मतलब वो हो गया k कैप, ठीक है। फिर इसकी बात कर लेते हैं, इसका भी एरिया a इंटू बी है, नंबर ऑफ टर्न्स 1, एरिया आ गया, करंट भी है उतना ही I, तो I टाइम्स ए बी, पर उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन होगी इधर, ये कौन सी डायरेक्शन है, y की डायरेक्शन, ये जो बाहर निकाली हुई है हमने इस तरह से दिखाई है, y की डायरेक्शन, मतलब यहाँ j कैप आएगा। तो ये होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब आंसर्स में आप देख रहे हैं क्या किया हुआ है, यहाँ कुछ आपको दिखाई दे रहा है, अलोंग लिखा हुआ है, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दो काम करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, उसको कह देता हूं मैं एम कैप। तो एम कैप कैसे आएगा, एम कैप आएगा यदि इस वेक्टर को इसके मॉड से, मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह करना पड़ेगा काम आपको। तो क्या करेंगे, आई ए बी, ये तो पूरा यहां लिख दें, आई ए बी के कैप प्लस आई ए बी जे कैप, ठीक है, अपॉन आई ए बी, इसमें से बाहर कर लेंगे, आई ए बी बाहर कर लेंगे, इसके मॉड से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, है ना, मॉड्यूलस से, तो आई ए बी रूट 2 होगा वो, आई ए बी रूट 2,
मॉड निकाल लिया और फिर √2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो k अपॉन √2, k कैप अपॉन √2 अलग अलग कर दिया दोनों को आंसर्स में, क्योंकि वैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये किस में दिख रहा है? तो सभी में आप देख रहे हैं, सभी में तो खैर यहाँ 2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, या तो 4 है या फिर 1 है ना। तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, है ना। वो कैसे आएगा? क्या करना होता है? आई और जे के और जे के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का एडिशन और उसका रूट, मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन, 2 टाइम्स इसका स्क्वायर, आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ऐसे ही होगा ना? हाँ, ऐसा ही होगा। तो आई ए बी ये बाहर आ गया और साथ में एक और आ गया कितना? √2। तो आई ए बी √2, आई ए बी √2 और साथ में ये यूनिट वेक्टर, मतलब फाइनल वेक्टर लिख रहे हैं हम। वेक्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे? तो एम वेक्टर कितना होगा? नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नीट्यूड उसका, मतलब इसी तरह से लिख देते हैं तो आपको आंसर मैच करने में आसानी हो जाएगी। √2 ए बी आई, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन का ये है यूनिट वेक्टर। तो पहले इसे लिख लिया है, जे कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2। तो बहुत तकलीफ उठाकर आप फाइनली आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और ये सब प्रैक्टिस की बात है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वेक्टर वाला आपका चैप्टर जो 11th में आपने पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। वो कहीं भी उसकी जरूरत पड़ जाती है, वेक्टर की और कैलकुलस की, दोनों को, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 टॉपिक्स फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इसका आंसर है, आंसर 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये बार मैग्नेटिज्म से है क्वेश्चन। अ स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड with its axis at 30 degree with an external magnetic field of 0.06 Tesla experiences torque of 0.018 Newton meter. The minimum work required to rotate it from its stable to unstable equilibrium position is. आसान सवाल है। पहली कंडीशन हमको बताइए टॉर्क के बारे में। टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा, जिसमें एम है मैग्नेटिक मोमेंट, बी वो एक्सटर्नल फील्ड, और थीटा है एम और बी के बीच का एंगल, और ये है टॉर्क। तो टॉर्क कितना रिक्वायर्ड है? 0.018 एसआई यूनिट्स में। एम हमको नहीं मालूम, बी हमको बताया हुआ है 0.06, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री साइन 30। ऐसी इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करते हैं फॉर एम। तो एम कितना हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा 0.018 साइन 30 इज हाफ, 2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 0.06। तो इस तरह से आपको पहला जो स्टेटमेंट है उससे m की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर, यानी 1 जीरो नीचे रह जाएगा, है ना। तो 18 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 10, ऐसा होगा ना। 6 से 3 बार कैंसिल, है ना। तो ये हो गया 0.6। कितना हो जाएगा ये? 0.6। 3 जीरोज नीचे आएंगे, 2 ऊपर आएंगे, 1 जीरो नीचे रह जाएगा। तो 18 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 10, तो 6 अपॉन 10 यानी 0.6 हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट उस बार मैग्नेट का। अब जाते हैं इधर सेकंड पार्ट में, क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो या तो आपको डायरेक्ट याद आ जाए 2mb होता है इसका आंसर, और या फिर ये बेसिक फॉर्मूला cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, थीटा 1 0 और थीटा 2 180, बोला हुआ है स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसा हो जाएगा, या वैल्यूज डालें तो W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 मतलब cos 0 माइनस cos 180, cos 180 इज -1, cos 0 इज 1, 1 माइनस -1 यानी ये हो गया 2mb, और यही हमें फाइंड करना है। तो 2m इज एम हमने फाइंड किया 0.6, और मैग्नेटिक फील्ड वो है 0.06 टेस्ला SI यूनिट्स में। तो ये कितना हुआ? 72, ऐसा होगा।
और डेसिमल्स हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, ऊपर जाने पर 10⁻³ जूल, ये आंसर होगा। पर ये है 72, इसको 7.2 बनाएंगे। 7.2 बनाने के लिए 10 से इसको डिवाइड किया और 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऐसा आंसर हो जाएगा। क्लियरली आंसर 4 इज करेक्ट। आंसर इज 4। आसान क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। आपने पढ़ा हुआ है किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला वो क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। मैं बच्चों से कहता हूं आप इसको ऐसे ही याद रखो, इस पाई को और 2 को कैंसिल मत करो, है ना। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। ये टेस्ला में आंसर आता है। फिर यदि सिंगल टर्न है कॉइल, सिंगल टर्न के लिए जो फॉर्मूला अब इस क्वेश्चन में हमको यूज करना है, सिंगल टर्न होगा तो N1 हो जाएगा, इसको हटा देंगे। फिर 2 पाई को लिख लें हम थीटा, जानबूझकर ऐसा लिख रहे हैं थीटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहीं रहने दें और यहां पर इसको ऐसे याद रखें, थीटा आई बाय आर, ठीक है। जिसमें थीटा ये होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि कंप्लीट सर्कल होगा तो कितना एंगल सबटेंड होता है? 2 पाई। और यदि ऐसा सेमी सर्कुलर यदि आर्क है सपोज, है ना, सेमी सर्कुलर, तो फिर एंगल सबटेंडेड कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पाई। तो यही फॉर्मूला काम करता है सर्कुलर सेगमेंट्स के लिए भी, ठीक है, आर्क्स के लिए भी। बस हमको ये एंगल सबटेंडेड देखना होता है। सेमी सर्कल होगा तो यहाँ पाई डाल देंगे, क्वाड्रेंट होगा तो पाई/2 डाल देंगे, 30 डिग्री होगा तो पाई/6 डाल देंगे। तो ये थीटा है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन, इन रेडियन, डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में। बस ये फॉर्मूला हमको लगाकर इसको सॉल्व करना है। अब क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? वायर ए, ये दिख रही है वो वायर ए, वायर ए in the shape of an arc of a circle carrying a current 2 एम्पियर। इस ए में फ्लो हो रहा है जो करंट वो है कितना? 2 एम्पियर, ऐसा बोला है। और आगे बोल रहा है हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड अनदर वायर बी ऑल्सो बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल कैरिंग करंट 3 एम्पियर। इसमें बी में है 3 एम्पियर, ये करंट्स दे रखे एंड हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 2, इस अंदर वाले आर्क की और ये बाहर वाले आर्क की है 4। रेडियस दिए हुए हैं, करंट्स दिए हुए हैं, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो कोप्लेनर हैं ये दोनों। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू वायर्स ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर ओ एस। हमको चाहिए रेशो, ए ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया मतलब बी ए, और बी ने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया बी बी, उसका रेशो चाहिए। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज इसका हमको रेशो निकालना पड़ेगा। अब पहले ए के लिए इसको लिखें, न्यूमरेटर में जो आ रहा है थीटा कितना होगा? तो ये एंगल 90 बताया हुआ है, तो ये कितना होगा? ये 270 होगा, मतलब 3 पाई/2, 3 पाई/2, इसको लिख लिया। फिर करंट लिख लेते हैं, करंट कितना है? 2, ये लिख लिया। और रेडियस, रेडियस 2। अब देखो रेडियस और करंट को आपको उसकी यूनिट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों ही केसेस में सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हमने लिख ली ए के लिए, पहले बी के लिए भी लिखेंगे, पर बी के लिए जब लिखेंगे डिवाइड करेंगे तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। मतलब आर को जाना है ऊपर, रेडियस विच इज 4, ठीक है, नीचे यहाँ आएगा थीटा, इसका वाला थीटा, तो यह है 60, 60 मतलब पाई/3, तो 2 पाई माइनस पाई/3 ऐसा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 पाई/3, 5 पाई/3 ये आएगा नीचे, तो 5 पाई/3, ये 3 ऊपर चला गया, थीटा का काम खत्म। करंट कितना है इसमें? करंट है 3, तो करंट आएगा नीचे, ये डिनोमिनेटर में आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे आर ऊपर थीटा आई नीचे, तो यहाँ 3।
बस ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करें इसको, 2 2 जा 4 हो गया, ये खत्म, 3 से ये 3 खत्म, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है 6 और नीचे बच रहा है 5 और यही होगा रेशो। रिक्वायर्ड रेशो इज 6:5 एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इस फॉर्मूले पर आपको गौर करना चाहिए, ये बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है, पर याद रखो कि थीटा को रेडियन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है।